दोस्तों, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में हमें क्या पता है या फिर कितना पता है, तो बहुत से लोग सिर्फ 2 ही जवाब देते हैं, एक आरसीपीटी टेस्ट और एक वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर वाटर परमेबिलिटी टेस्ट, जिसे हम डब्ल्यूपीटी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है इसीलिए। तो मेरा टॉपिक ये है कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इन 2 टेस्ट के अलावा भी और टेस्ट होते हैं, जैसे कि आईसेट, इनिशियल सरफेस एब्जॉर्प्शन टेस्ट, फिर एक होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और एक होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये 5 हो गए, आरसीपीटी, डब्ल्यूपीटी, आईसेट और फिर वाटर एब्जॉर्प्शन और फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जब आप गौर करेंगे तो ये समझ में आएगा कि आरसीपीटी, डब्ल्यूपीटी, आईसेट, इनिशियल सरफेस एब्जॉर्प्शन टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इन चारों में ही क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर आयोन्स पास होते हैं। इन चारों में ये कॉमन बात है इन चारों में कि वाटर मॉलिक्यूल्स या आयोन्स पास होते हैं। ठीक है, इन चारों में ही एक कोर डिफरेंस है, एक नहीं कोर डिफरेंस है इन चारों में। तो वो जो डिफरेंस है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और जब हम इन चारों को कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। कंपैरिजन से कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कंडीशन को कौन सा टेस्ट सिमुलेट करता है, कब कौन से टेस्ट का रिजल्ट हमें देखना चाहिए। ठीक है, एज एन इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो डब्ल्यूपीटी से मैं स्टार्ट करता हूँ, वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट। उसमें क्या होता है, उसमें हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर 5 बार का 72 आवर्स के लिए। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसमें हम स्प्लिट करके सिलेंडर को, उसमें हम डेप्थ चेक करते हैं कि कितना अंदर तक वाटर मॉलिक्यूल पास हुआ है कैपिलरी के थ्रू। ठीक है, तो ये किस कंडीशन को सिमुलेट करता है, जो राफ्ट हो गया, जो रिटेनिंग वॉल हो गया, जो टनल्स हो गए, या फिर जो स्प्लैशेस जोन हो गए, या फिर रेन वाटर हो गया, हैवी रेन वाटर। ठीक है, हैवी रेन। तो वैसे कंडीशन को ये सिमुलेट करता है कि जो हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर होते हैं अर्थ के अंदर, उन प्रेशर को ये रिजेंबल करता है। ठीक है, तो जब बाहर से पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है तो वैसे कंडीशन में ये कंक्रीट कितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, पोर्स के थ्रू, कनेक्टेड पोर्स के थ्रू। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो इसके बाद आता है आईसेट, इनिशियल सरफेस एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसे आप कैसे समझ सकते हो, मान लो कि आपने कोई कंटेनर में पानी लिया है और फिर कोई सूखा कपड़े का कोई सूखा कपड़ा आपने अगर लटका दिया है और उसका बॉटम पोर्शन सिर्फ पानी में थोड़ा सा डुबोया है, तो फिर क्या होता है, वो कैपिलरी एक्शन चालू हो जाता है ना, वाटर एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। ये हमें पता है, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि जो इनिशियल पोर्शन होता है, जो सबसे बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है उस कपड़े का, वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है। और फिर जैसे ही वाटर ऊपर तक एब्जॉर्ब होने लगता है तो फिर ऊपर जाते जाते वाटर एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, फिर धीरे-धीरे जब वो डेप्थ बढ़ने लगता है तो फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होने लगता है ग्रेजुअली। ठीक है? तो यही हमें इससे सीख मिलता है कि स्ट्रक्चर का जो सरफेस होता है, जो हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं, उस क्लियर कवर को अगर हम इनिशियल सरफेस समझ लें कंक्रीट का, ठीक है? तो उस इनिशियल सरफेस में वाटर कितनी तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब होता है, वो हम मेज़र करते हैं। ठीक है? क्योंकि अंदर जाते-जाते तो वाटर बहुत तेज़ी तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, बाहर ही होगा, तो वो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो उस कंडीशन को आईसेट सिमुलेट करता है। ठीक है? अब क्योंकि हम इसमें रेट पता करते हैं तो इसका जो यूनिट है, अब वो एमएम नहीं है, डब्ल्यूपीटी में एमएम था कि 25 एमएम से कम होना चाहिए ऐसा। आईसेट में यूनिट होगा मिलीलीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है? इसका जो सेटअप होता है, वो उसके लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूँगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 30 मिनट्स के लिए ही हम रीडिंग लेते हैं, पहले 10 मिनट में लेते हैं, फिर 20 मिनट्स के बाद, यानी कि 30 मिनट्स में लेते हैं। ठीक है? फिर ये हो गया आईसेट। डब्ल्यूपीटी में और आईसेट में क्या डिफरेंस हो गया, डब्ल्यूपीटी में हम हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं 5 बार का। ठीक है? और आईसेट में हम कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सब एब्जॉर्प्शन होता है इसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, समझ लो। ठीक है? अभी तीसरा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पहले तो हम ट्यूब होता है, उसको हम ओवन में रखते हैं 24 घंटे के लिए, फिर से हम ठंडा करते हैं, उसका वेट लेते हैं, फिर उसको आधे घंटे के लिए उसको पानी में रखते हैं, फिर से उसको बाहर निकाल के एसएसटी कंडीशन में उसका वेट लेते हैं। जो डिफरेंस आया उससे हमें पता चलता है कि इसने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है। तो इसमें हम परसेंटेज पता करते हैं कि इसने कितना पानी पिया है, ना इसमें हमें रेट जानना है कि कितने तेजी से ये पानी पी रहा है, और ना हमें डेप्थ जानना है कि कितना अंदर तक इसने पानी पिया है। इसमें सिर्फ हमें बाय वेट ये जानना है कि कितना सारा इसने पानी पिया है। ठीक है? इससे हमें डेंसिटी का पता चलता है, इससे हमें। एक हो गया आरसीपीटी। मैंने आपको
WPT टेस्ट में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल के जो मूवमेंट होते हैं, जो डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं वाटर में, जैसे कि सल्फेट और क्लोराइड्स, उनका मूवमेंट भी इसमें होता है WPT में। तो वो भी कितने डेप्थ तक गया वो भी हमें पता चल जाता है WPT के थ्रू। ठीक है, वाटर प्लस वाटर में जो डिजॉल्व सॉल्ट्स है, सल्फेट्स या क्लोराइड्स, वो। अभी RCPT में हम क्लोराइड आयंस के बारे में ही पता करते हैं। तो अभी आप पूछेंगे कि WPT में भी हमने डिजॉल्व सॉल्ट्स यानी कि सल्फर और क्लोराइड के बारे में देखा था कि वो कितने डेप्थ तक जाता है, फिर RCPT में हम अलग से क्लोराइड के बारे में क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए क्योंकि क्लोराइड का जो मूवमेंट होता है, क्लोराइड का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ वाटर के थ्रू ही नहीं होता, वो डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, वो आयोनिक मूवमेंट्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, और एक वाटर के थ्रू भी। तो ये 3 मीडिया हो गए क्लोराइड मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन हो गया और आयोनिक मूवमेंट्स हो गया, इन 2 चीजों को WPT कैच नहीं कर पाता। तो इसके लिए RCPT टेस्ट एक ऐसा है जिसे हमें बहुत क्विकली, जैसे ACT टेस्ट होता है ना, वैसे ही रैपिड क्लोराइड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये बहुत क्विकली, ये एक्सीलरेटेड टेस्ट होता है, ये बहुत क्विकली रैपिड के आयंस का मूवमेंट पता कर लेता है कि कितना पास हो रहा है। इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स के थ्रू हम इसे पुश करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोराइड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोराइड ही एक ऐसा एलिमेंट है जो, अगर थोड़ा सा भी क्लोराइड अंदर पेनिट्रेट हुआ तो फिर वो पैसिव जो लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड्स का, उसे ब्रेक करके ये रस्टिंग चालू कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्लोराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चारों टेस्ट में मैंने आपको ये बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स और आयंस का मूवमेंट होता है, और इन सब में क्या डिफरेंस है और ये किन कंडीशन को सिमुलेट करते हैं, वो आपको मैंने इसमें बता दिया है। जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसमें उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या होता है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स जो बनाते हैं, वो इन सब, वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेक करते हैं। इसमें हम डिफॉर्मेशन कंट्रोल चेक करते हैं कि कंक्रीट में क्रैक आने के पहले इसमें डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है। मैंने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, इसके ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाए थे पहले, वो आप देख सकते हो। इसमें मैंने लिमिट भी दिया है कि कितना डिफॉर्मेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है, कितना स्ट्रेन इसमें होना चाहिए। इसको टेस्ट कैसे करते हैं, इसका सिलेंडर होता है, फिर सिलेंडर पे हम लोड अप्लाई करते हैं। मान लो कि M30 का सिलेंडर है, तो 1/3 1/3 1/3 करके हमें लोड देना है। मान लो कि मैंने 17 MPa का मैंने लोड दिया है, और उसमें जो स्ट्रेन आया है, स्ट्रेन मेजर करने के लिए हम इसमें स्ट्रेन गेज लगाते हैं। जो स्ट्रेन होता है वो माइक्रोन्स में होता है, याद रखो, 300 माइक्रोन्स, 600 माइक्रोन्स, ऐसे। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको दिखेगा वो 0.00007, मतलब 5 डिजिट्स में दिखेगा पॉइंट के बाद, ऐसे वैल्यू से वो 0.00007। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो फिर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 17 MPa डिवाइडेड बाई 0.00007, तो जो वैल्यू आएगा वो गीगा पास्कल होगा, GPa। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐसे पता करते हैं। जो वैल्यू आ रहा है, इसे हम 0.03 से लेके 0.06, इस रेंज में हम इसे चेक करते हैं कि इस रेंज में ये बैठ रहा है क्या। तो इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक थंब रूल भी है आईएस कोड में, जैसे कि 5000 अंडर रूट FCK। तो 5000 अंडर रूट M30 कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगा समझो कुछ 27 GP आएगा। यहाँ पे क्या 24 पॉइंट समथिंग आया है, यहाँ पे 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे हमें एक फेयर आइडिया आ जाता है। ठीक है, तो क्या आपको ये पहले से पता था? आपकी इसमें राय होगी जरूर, या फिर मुझमें कुछ करेक्शन होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको अपने तरफ से कुछ ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हो। आज के लिए आपका सवाल ये होगा कि हाई राइज टावर और स्काई स्क्रैपर्स में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा मैं पहले कहता नहीं था, अभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि नहीं हो रहा है इसलिए। ठीक है, और ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ, नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कंटेंट। थैंक यू।